हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, आज से मैं क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फिजिक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो मिलेगा वो मिलेगा मोशन। ठीक है, तो क्या है कि अब उसी में आपको सारी चीजें एक साथ वो करा दी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वो होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकेंड पार्ट होगा मोशन इन टू डायमेंशनल या मोशन इन अ प्लेन, और एक उसी में हम लोग टॉपिक आगे कंसिडर करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ये आपके उसी चैप्टर में सारी चीजें हैं, मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप केवल स्कूल एग्जाम्स के लिए ना तैयारी करें, आप तैयारी करें कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई कंपटीशन देना हो। मेनली कंपटीशन तो बात छोड़ दी बेटा, बस आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। भूल जाओ हमें कोई एग्जाम देना है, कोई कंपटीशन देना है, कुछ भी देना है, बस आप पढ़ो खुद के लिए, दूसरों के लिए मत पढ़ो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना टॉपिक। ये है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे अगर हम पहले मोशन की बात कर ले, मोशन होता क्या है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इन द सेंस कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदल रही है तो उसको हम मोशन कहेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम बढ़ा, आपकी पोजीशन भी बदल गई, अगर ऐसा हुआ तो उसको हम मोशन कहेंगे, अदरवाइज वो मोशन नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो अब इसमें मोशन हमें 3 चीजें पढ़नी है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जब मोशन एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन या वन डायमेंशनल। डायमेंशन कौन सा समझते हैं? डायमेंशन मतलब दिशा। तो अगर मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, एक डायरेक्शन में। जैसे कार चल रही है रोड पे, तो कार केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही टाइम में वो ऐसा नहीं होगा कि इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, चारों तरफ जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम मोमेंट में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। जब मोशन 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, अगर मोशन दो डायरेक्शन में एक साथ हो रहा हो, मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, अगर ऐसा मोशन हो जो दोनों डायरेक्शन में एक साथ हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन मोशन हो रहा है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, तीसरा क्या आता है, अगर मोशन किसी सर्कुलर पाथ पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। वो क्या होता है, हर एक टाइम पे अपनी पोजीशन, हर एक टाइम पे अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। जैसे एक पत्थर में रस्सी बांध दीजिए और उसको घुमाइए, तो उसका जो मोशन होगा वो हमारा क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को अब हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये 1 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन जब एक डायरेक्शन में होता है उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल। अगर मोशन 2 डायरेक्शन में एक साथ होता है तो उसको मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और जब मोशन हमारा किसी सर्कुलर पाथ पे होता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। हम एक-एक के बारे में डीप में पढ़ेंगे। अभी हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं कि जैसे हमें मोशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो उससे पहले हमको रेस्ट पता होना चाहिए ना। जब कोई चीज हमें पता करनी है तो उसका पहले जैसे रेस्ट को पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। रेस्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कह सकते हैं। कब कब कह सकते हैं भाई? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन
चेंज ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे से टाइम पास होगा मतलब टाइम बढ़ने पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अपनी सराउंडिंग्स में। तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलता हुआ। तो अब मोशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट पोजीशन इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विथ द पासेज ऑफ टाइम। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कह सकते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा हो अपनी सराउंडिंग्स में के चारों तरफ, अपनी सराउंडिंग्स के चारों तरफ, या विद एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के समक्ष वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली बदल रहा हो, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब देखो क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अर्थ पे हो, ठीक है, अर्थ पे हो तो आपको अर्थ पे ये जो घर हैं, ये आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये क्या दिखाई देते हैं कि घर आपका रुका हुआ है, ऐसा ही समझ में आता है। आप हो, आपके सामने आपका घर लगता है कि यहीं रुका हुआ है, क्योंकि आप घूमते टहलते हो, शाम को घर आते हो तो आपका घर वहीं रहता है, तो आप कहोगे घर मेरा रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में भाई, आपके रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे घर के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आपको ये पता होगा कि आपकी अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, किसकी तरह चारों तरफ रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, ठीक। तो इसका मतलब अगर अर्थ घूम रही है तो उस पे जितनी भी चीजें हैं सब घूम रही है। लेकिन क्या होता है कि आप भी अर्थ पे हो और आपकी चीजें भी अर्थ पे हैं, तो क्या होता है आपके सामने आपकी चीजें क्या होती है, रेस्ट में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ और वहां पे आप मान लो किसी स्पेसशिप में बैठ के अर्थ को देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, हो आप ही, आप अपने घर के सामने थे, आपको घर अपना रेस्ट पे दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप अभी स्पेसशिप में हो और वहां से अर्थ को देख रहे हो, तो आपका घर जो होगा वो हमेशा हर टाइम पे अपनी पोजीशन बदल रहा है, हर टाइम पे अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थे तो आप भी यहाँ थे तो आप कह रहे थे कि आपका घर रेस्ट पे है, लेकिन अभी आप स्पेसशिप में चले गए तो वहां से देख रहे हो तो आपका घर घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ऑब्जर्वर है, अब रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस की मतलब है कि आप अभी आपके सामने रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन अभी आप बाहर चले जाओ तो ये घूम रहा होगा, ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या होता है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में आप भी हो, ढेर सारे लोग आपके केबिन में बहुत सारे लोग हैं। तो जब ट्रेन चल रही है तो आप क्या है, आप भी ट्रेन का हिस्सा हो, वो भी ट्रेन का हिस्सा है। तो आपके लिए क्या हो, आप भी बैठो वो बैठो, तो दोनों लोग की पोजीशन आप दोनों के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही। तो आपके लिए वो रेस्ट पे है, उनके लिए आप रेस्ट पे हो, ठीक। लेकिन अगर उसी टाइम पे कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे होगा और ट्रेन चल रही है, तो वो उसकी नजर में आप क्या हो, आप मोशन कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्यों रेस्ट पे हो, क्योंकि आप दोनों एक ही पोजीशन में हो। आप दोनों लोग की ट्रेन जो है एक ही है, ट्रेन चल रही है तो आप दोनों लोग भी चल रहे हो, इसलिए आप दोनों लोग एक दूसरे के रूप में रेस्ट पे हो। लेकिन ट्रेन चल रही है, इसलिए बाहर कोई देखेगा तो ट्रेन में बैठा हुआ हर एक प्राणी चल रहा होगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमको मिली कि
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब देखिए क्या है कि अब हमने बोला कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि अ पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। एक पार्टिकल क्या है, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है, कैन बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जर्वर, लेकिन वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ट्रेन में आपके साथ जो बैठा हुआ बंदा है वो आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन बाहर किसी बंदे के लिए वो क्या है, आप दोनों लोग मोशन में हो। तो एक ही आदमी क्या है, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना होगा, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना चाहते हैं। तो अब जैसे मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें लोकेट करना है कहीं पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, तीन पर्टिकुलर एक्सिस ले लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तीन परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया। अब कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी पोजीशन कहीं भी होगी, मान लिया यहाँ पे है, तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, यहाँ पे अब क्या होता है कि अगर इसके पोजीशन में, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में किसी में एक में भी चेंज होता है, या वाई या जेड में किसी एक में भी चेंज होता है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर कहीं भी चेंज नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट टी टाइम पे मान लिया यहाँ पे है और t+1 टाइम पे भी यहीं पे है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लेकिन अगर टी टाइम पे यहाँ है और t+1 टाइम पे कहीं और चला गया, उसकी पोजीशन बदल गई, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारा मोशन में है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग डिस्टेंस क्या होती है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा कि द लेंथ ट्रेवल्ड, जो लेंथ ट्रेवल हो रहा है इन चेंजिंग पोजीशन, जहां पोजीशन की बदल रही है, लेंथ चेंज हो रहा है, ट्रेवलिंग की लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन उसकी पोजीशन भी बदल रही है, मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। इसको हम लोग डिस्टेंस के टर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस, कहने का मतलब है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल पाथ लेंथ है। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब हो गया कि जैसे जैसे वो गया है, टोटल लेंथ मेजर कर लीजिए, वो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी, एक्चुअल लेंथ। जैसे अगर हम बात करें कि ए बी तक गया, फिर बी से सी गया, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ये चलेगा। तो जैसे जिस रास्ते से गया है, टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, ए से बी गया मतलब ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। ए बी कितना था, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये 7 मीटर चला। जैसे इसको इस तरीके से भी, अच्छा चलो अभी इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। और क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेटा ये मतलब होता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि डिस्टेंस जो होता है, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ, टोटल पाथ की लेंथ है। अब इसमें ये नहीं पता है कि किधर से गया, किधर से गया, उसे डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। जैसे अगर मान लो हम बोले हैं कि मास 5 किलो, 5 केजी, तो 5 केजी का मतलब ऐसा नहीं कि 5 केजी नीचे से तौलो, ऊपर तौलो, कैसे तौलो, 5 केजी है उसका मतलब। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। अभी मैं बताऊंगा, तो अभी जब इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होने लगेगी। ठीक है,
अब देखो बेटा, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो यहां पे, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो ये अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 मीटर आएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और ये क्या आएगा? 5 मीटर आएगा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि AC क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A और C होगा। आप कहीं भी जाओगे, यहां से घूम के जाओ, यहां से घूम के जाओ, यहां से घूम के जाओ, कहीं से भी जाओगे, सबसे छोटा यही है AC। मतलब इससे छोटा कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता A और C के बीच में। तो ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा? क्योंकि इसका हमेशा डायरेक्शन फिक्स है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हमको जाना है, इनिशियल से फाइनल की तरफ चलना है। हमेशा इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन जो होगी वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि उसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता, वो कहीं से भी जा सकती है। जितना लेंथ चला होगा, टोटल लेंथ जो ट्रेवल होगा, वो डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, the actual distance traveled in a given time interval by an object can be equal or greater than the magnitude of displacement। मीन्स डिस्टेंस क्या होती है गिवन टाइम इंटरवल में बाय एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी, ये याद रखिएगा। और डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकती, ठीक। याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता कभी। दूसरा क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से आप इलाहाबाद तक गए हो, आप कहें कि मेरा डिस्टेंस जीरो है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आप यहाँ से इलाहाबाद गए और इलाहाबाद से आ गए यहीं पे। इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी? बनारस, और फाइनल पोजीशन क्या है? बनारस। इसलिए इनिशियल फाइनल को मिलाया तो क्या मिल गया? हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 125 किलोमीटर आप इलाहाबाद तक गए, फिर वहां से 125 किलोमीटर यहाँ तक आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? क्योंकि वो डिस्टेंस होती है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच, तो इनिशियल पोजीशन आपकी वाराणसी, फाइनल पोजीशन भी वाराणसी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। लेकिन अगर मान लिया कि आपने यहाँ से इलाहाबाद गए और एक स्ट्रेट लाइन में गए, मैं मानता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 125 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वाराणसी में डिस्टेंस आपकी जीरो, इलाहाबाद में आपकी 125, तो डिफरेंस निकाला तो क्या आएगा? 125।
तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब जैसे निगेटिव कब होगा भाई, तो जब आपका निगेटिव लेवल आगे अभी पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आप पॉजिटिव जीरो समझते रहो, जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम निगेटिव कभी आपको मिलता जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन। आज हमने क्या क्या पढ़ाई की, आज हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इसके बाद हमने इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, किसके रेफरेंस में हमें पोजीशन लोकेट करनी है। तो वो हमने डिफाइन किया कि हमने 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए, अब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका एक पोजीशन हमें फिक्स हो गया। अब क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन थोड़ी सी भी चेंज हुई, किसी भी एक डायरेक्शन में चेंज हो गई, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता था, टोटल पाथ लेंथ की जो टोटल पाथ लेंथ जो होगी ये हमारी डिस्टेंस होगी 2 पॉइंट्स के बीच की। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर ये भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर ये पढ़ा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, जो मैं यहाँ बोर्ड पे मेंशन करते जाता हूँ। आप यहाँ पे एग्जांपल्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा पाता हूँ, तो एग्जांपल्स आप अपने टर्म्स में लिख लिया कीजिए। जो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप कॉपी में लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, नोट्स रहेगा तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगी, अदरवाइज आप खाली लेक्चर देखते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये लिख लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो कर सकते हो तो एनसीईआरटी फॉलो करना, अगर नहीं है तो मैं जल्दी ही आपको इस वीडियो के लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर और जो भी मटेरियल्स होगा सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उससे कांटेक्ट में रहिएगा और उसके साथ साथ पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।